Hello and welcome to the class 11th online chemistry classes. In this video we will discuss the topic 2.2, that is atomic models, from chapter number 2 structure of atoms from class 11th NCERT chemistry book. Let's start the topic. What are atomic models? Observations obtained from the experiments mentioned in the previous sections have suggested that Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charges. इससे पहले जो वीडियोस में हमने पढ़ा था, यानी जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उसके अंदर हमने ये पता किया कि कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की. अब हम ये जानते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो एक समय पे जो डाल्टन था उसने सिर्फ क्या माना था कि वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है. तो इसका मतलब अब वो पार्टिकल किस तरह से अरेंज होंगे ये पता करना नेक्स्ट स्टेप हुई. ये तो पता कर लिया हमने कि हाँ कुछ ना कुछ उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एक एटम के अंदर उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन क्या थी उसका पता करने को ही हम एटॉमिक मॉडल बोल देते हैं. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मॉडल्स आए हैं. पहला जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल है, फिर बोर मॉडल हुआ, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी आगे चलते चलते ये अब एडवांस में हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जिसे हमने एक्सेप्ट कर रखा है. तो वी विल बी मूविंग स्टेप बाय स्टेप. द मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी जब साइंटिस्ट ने क्या किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की थी. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. उससे पहले टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि जो एटम है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसे होगी, कि एक जो एटम होता है वो स्टेबल कैसे हो सकता है. टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. और हम क्या करते हैं, कंपेयर करना था हमें जो एलिमेंट्स थी हमारे उनके बिहेवियर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को कंसिडर करके करना था. ठीक है. देन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, कि जो हमारे अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह से अलग अलग एटम के कंबाइन होने पे बनते हैं, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस भी हमें पता करना था. Then to understand the origin and nature of the characteristics of electromagnetic radiation absorbed or emitted by atoms. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है उसके ओरिजिन किस तरह से होता है उसका, और जो नेचर होगा उसके बारे में भी स्टडी करनी थी इसके अंदर. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी. इन क्वेश्चंस के आंसर अभी भी हमारे पास नहीं थे. तो इन्हीं का बेस बना के जो मॉडल्स थे वो आए कि different atomic models were proposed to explain the distribution of these charged particles of an atom. कि जो different atomic models थे वो क्या किए गए, propose किए गए explain करने के लिए कि किस तरह से जो ये charged particle है वो atom में distribute हैं. Although some of these models were not able to explain the stability of atom, two of these models, one proposed by J. Thomson and other proposed by Ernst Rutherford, are discussed below. यानी ऐसे तो जो मॉडल थे वो बहुत सारे दिए गए और स्टेबिलिटी नहीं दे पाए. तो यहाँ पे हम सिर्फ शेप अभी जो डिस्कस करेंगे वो एक तो जे थॉमसन मॉडल को डिस्कस करेंगे और दूसरा है अर्न्स्ट रदरफोर्ड मॉडल, उसको डिस्कस करते हैं. देन जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius approximately 10 raised to the power minus 10 meter, in which the positive charge is uniformly distributed. अब जे थॉमसन ने सबसे पहले 1898 में, सबसे पहले नहीं कह रहे हम, कि 1898 में ये प्रपोज किया कि जो एक एटम है उसकी स्फेरिकल शेप है और उस स्फेयर की रेडियस 10 रेज्ड टू द पावर माइनस 10 मीटर है, और उसके ऊपर क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी पूरी तरीके से जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे देखिए मॉडल दिखा रखा है, एक स्फीयर है पॉजिटिव स्फीयर और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, ऐसे स्प्रेड आउट है. तो ये पूरा का पूरा स्फीयर तो पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है.
The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐसे एम्बेडेड कर रखे हैं कि ताकि जो उनके अंदर जो अपोजिट चार्ज होता है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो स्टेबल हो सके इसके अंदर. Many different names are given to this model. For example, plum pudding, raisin pudding और watermelon model, ये सब इनको नाम दिए जाते हैं. So this model can be, ये मॉडल क्या होता है, visualized as a pudding और watermelon of positive charge with plums और seeds. ठीक है, ये मॉडल क्या होता है, जब इसे देखा जाता है तो ये एक पुडिंग दिखता है या वाटरमेलन दिखता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज क्या है, विद प्लम्स और सीड्स, यानी पॉजिटिव चार्ज प्लम्स के साथ में है और सीड्स के साथ में इलेक्ट्रॉन्स है एम्बेडेड इन इट. अगर वाटरमेलन को देख लें तो जो उसका रेडिश पार्ट होता है वो तो पूरा स्फीयर कंसिडर किया गया पॉजिटिव, और जो सीड्स थे वो क्या माने गए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मान लिए. So an important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. सबसे जो important feature था इस मॉडल का, उसने ये माना कि जो एटम का मास है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर. ठीक है, मास यानी पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूट है. Although this model was able to explain the overall neutrality of atom but was not consistent with the result of later experiments. किस मॉडल ने स्टेबिलिटी तो बता दी कि एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे न्यूट्रलिटी आ जाती है. लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुए तब ये कंसिडर नहीं किया गया. And Thomson was awarded Nobel Prize for Physics in 1906 for his theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases. और जो थॉमसन है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में जब उन्होंने थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया कि इलेक्ट्रिसिटी गैसेस से कैसे पास हो जाती है. Then see the next model, Rutherford nuclear model of atom. ठीक है, नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. Rutherford and his students, that is Hans Geiger and Ernst Marsden, bombarded a very thin gold foil with alpha particles. उन्होंने क्या किया, बोम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर. रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या होता है, जो फेमस है काफ़ी, इसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सबसे ज़्यादा फेमस है इसके अंदर. तो जस्ट ऑब्जर्व दीज डायग्राम्स कि ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल की सोर्स, एक लेड प्लेट है, यानी ये ज़्यादातर जो रेडिएशन उसे पार नहीं होने देती, सिर्फ इससे अंदर से क्या जाएगा, अल्फा रेडिएशन, और वो गोल्ड फॉइल पे लग रहा है. अब गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद जो ये स्पोर्ट्स बन रहे हैं, ये क्या लगी है, फोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई है इसके चारों तरफ. ये फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट बोल रहे हैं, उसके ऊपर जहाँ भी वो स्ट्राइक किए, यानी एक एंगल पे स्ट्राइक किए, वहाँ पे वो स्पॉट बनाता चला गया. तो अब यहाँ पे देखें अगर कि एक बीम ऑफ, कि क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अगर वो किनारे से जा रही है किसी एटम के तो सीधी निकल जाएगी, अगर वो कहीं पे बीच में यानी न्यूक्लियस से टकरा रही है तो वो डेविएट हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और उसमें से बहुत ही कम जो थी रेडिएशन वो अपने पाथ पे वापस चली गई थी. ठीक है, यानी 1 इंटू लगभग 120,000 में, वह सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर. ठीक है, तो ध्यान दिया आपने यहाँ पे कि जो रदरफोर्ड है उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बेसिस पे हम इसको समझेंगे. अब सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5. जो फिगर ये दिखाई अभी आपको 2.5 में, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है. A stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil and thickness is 100 nanometer of gold metal. यानी जो एक स्ट्रीम है बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, हमने उसे एक रेडियो एक्टिव सोर्स से लिया और उसने किस पे इंसिडेंट कराया, उसे जो गोल्ड के फॉयल थे जिनकी जो थिकनेस थी वो 100 नैनोमीटर के करीब थी. The thin gold foil had a circular fluorescent
जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट, और जो सर्कुलर हम क्या रखी उसने, रदरफोर्ड ने एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी। When alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. कि जैसे ही वो जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से अल्फा पार्टिकल टकराए तो वहाँ पे जो एक फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट हुई और एक स्पॉट जनरेट हुआ। फिर द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अब जो रिजल्ट थे ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, वो अनएक्सपेक्टेड थे यानी ऐसा सोचा नहीं था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे के पूरे एटम पे स्प्रेड था। तो अगर वो पूरे पे स्प्रेड था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं, यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता सभी एटम के अंदर तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जब अगर इंसिडेंट होता तो डेविएशन ज़्यादा होती, लेकिन सरप्राइज ये था कि जो डेविएशन थी वो बहुत कम मिली। सो वेयर वर वी, it was expected that the particles would slow down and change direction only by a small angles as they pass through the foil. It was observed that, और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो पार्टिकल्स होंगे वो स्लो हो जाएंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे वो, लेकिन बहुत स्मॉल एंगल्स के लिए ऊपर, ठीक है, कि जो एंगल्स होंगे वो बहुत कम एंगल पे डेविएशन होगा उसका, यानी ये जो मुड़ रहे हैं या ज़्यादा एंगल्स पे हैं। It was observed that most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, यानी कहीं पे भी वो मुड़े नहीं बिल्कुल भी। Then second, a small fraction of alpha particles was deflected by small angle, और जो एक छोटा सा फ्रैक्शन था अल्फा पार्टिकल का हिस्सा, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ एक हल्के से एंगल पे बेंड हुए। एंड अ वेरी फ्यू पार्टिकल दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड नियरली 180 डिग्री। तो इसमें 20,000 अल्फा में से सिर्फ 1-2 रेडिएशन ऐसी थी अल्फा पार्टिकल की कि जो वापस अपने पाथ पे लौट गए इसके अंदर। सो ऑन द बेसिस, अब ये क्या किया, ये तो सिर्फ क्या था, ऑब्जर्वेशन थी कि जब एक अल्फा पार्टिकल को हमने इंसिडेंट किया गोल्ड फॉइल पे तो क्या क्या ऑब्जर्व किया कि एक तो बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, अगर डिफ्लेक्शन भी हुआ तो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन था, और कुछ ही पार्टिकल यानी एक पार्टिकल 20,000 में वो वापस 180 डिग्री पे मुड़ चुका था। अब इस बेसिस के ऊपर कंक्लूजन निकालना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे, लेट्स सी। Most of the space in the atom is empty as most of the alpha particles pass through the foil undeflected. क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े ही निकल गए, तो उसने ये कहा कि ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम में वो खाली होता है, यानी वो खाली पड़े रहते हैं। A few positively charged alpha particles were deflected, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ ही जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हुए। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैज प्रिज्यूम्ड। ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज यानी जो डिफ्लेक्शन था वो किसकी वजह से था, एक बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स की वजह से था, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट था, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स ना अप्लाई होती। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रेपल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है
जो कंसंट्रेट है वो कहाँ पे, एक स्मॉल वॉल्यूम में जो रिपेल कर रहा है और डिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को, यानी एक बहुत छोटे से एरिया में ही वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। Then third, calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. अब कैलकुलेशन की रदरफोर्ड ने और ये पाया कि जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एटम के साइज के मुकाबले में। द रेडियस ऑफ द एटम इज दस 10⁻⁻10 मीटर। जो रेडियस था वो कितना निकला सिर्फ इसका, 10⁻⁻10 मीटर निकला। वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर, जबकि न्यूक्लियस का जो रेडियस निकला वो 10⁻⁻15 है। जितनी ज़्यादा पावर माइनस में उतना छोटा क्या होगा, शेप और साइज हो जाता है इसका। सो वन कैन अप्रिशिएट दिस डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग दैट, कि कोई अप्रिशिएट कर सकता है इस फैक्ट को रियलाइजिंग दैट, ये पता करके कि अ क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। तो अगर हम एक क्रिकेट बॉल को क्या मान लें, न्यूक्लियस मान लेते हैं, तो जो 5 किलोमीटर का रेडियस होगा वो एटम बताता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इतना छोटा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, और जो रदरफोर्ड है उसने क्या किया कि जो अपना मॉडल प्रपोज किया, पहले ऑब्जर्व किया फिर कंक्लूजन निकाला, और क्या बताया उसने कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन्स, कि जो ज़्यादातर पार्ट होता है यानी पॉजिटिव जो चार्ज होता है एटम का और जो एटम का मास है वो एक छोटे से रीजन में ही कंसंट्रेट होता है। एंड दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, और इस स्मॉल पोर्शन को क्या बोला गया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और मूव करते रहते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिन्हें ऑर्बिट्स बोला जाता है। तो ऑर्बिट्स क्या हुए, एक 2 डायमेंशनल एंटिटी हुई जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electron that of revolving planet। तो जो एटम का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल कैसा माना गया फिर, जैसे सोलर सिस्टम होता है, यानी जो सोलर सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सन तो सेंटर में है और जो प्लैनेट्स हैं उसके चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रही है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होता है वो आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं वो सारे इसके अंदर आके। तो इस तरह से फिर रदरफोर्ड मॉडल आया एटम का, और क्या समझा कि जो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज है वो सेंटर में कंसंट्रेट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ बोला गया जिन्हें, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन है उन सर्कुलर पाथ में बंधे रहते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट पोर्शन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।